तो हमारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो था डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन। टॉपिक शुरू करने पर मैंने ये बोला था डाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। एक तो हम लोग जो फूड नॉर्मल स्टेट में हम लोग इंटेक्ट करते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए। ब्रेक डाउन होगा, उससे मिनरल, वाइटल मिनरल न्यूट्रिएंट निकलेगा, बॉडी उसी को ही बस एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से बॉडी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। तो डाइजेशन का पर्पस यही है, जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसको बस स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर कौन से फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है उस हिसाब से स्मॉलर पार्ट में फ्रैगमेंट करना है, मतलब ब्रेक डाउन करना है, और उसी से न्यूट्रिएंट को डिराइव करना है ताकि बॉडी मेटाबॉलिकली एक्टिव रह सकते हैं। अब डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? माउथ पोर्ट से, मतलब हम लोग जहाँ से खाना इंटेक कर रहे हैं, फिर माउथ होते हुए वो ओसोफेगस, जैसे कि एक पाइप जैसा हिस्सा, उससे होता है, उससे जाता है स्टोमक पे, फिर आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट रहता है आखिरी वाला जिसे हम बोलते हैं रेक्टम, उसी से, या फिर एनस, रेक्टम का एक हिस्सा एनस, जिसी से खाना एक्सक्रीटेड फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है ना, जो यूज नहीं होता। तो हम लोग माउथ में क्या देखे थे? माउथ में हम लोग देखे थे, माउथ में दो हिस्सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक होता है टिथ और दूसरा हो जाता है टंग। ओके, तो टीथ में हम लोग क्या देखे थे कि फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर वाइज हम अगर टीथ को डिवाइड करें तो चार तरह का टीथ हम लोगों को मिला था। पहला दो था इंसाइजर, दूसरा था कैनाइन, अगला दो था प्रीमोलर, और आखिरी तीन था मोलर। ये था एडल्ट ह्यूमन बींग में। तो एडल्ट ह्यूमन बींग में अगर हम लोग देखें तो नंबर कैसा होगा या फिर डेंटल फॉर्मूला कैसा होगा? 2 1 2 3। ठीक है, अब मैंने ये भी बोला था कि ऊपर वाले हिस्से को, मतलब ऊपर वाले टीथ का जो है, हम लोग उसको ऐसे दो हिस्सों में अगर डिवाइड करें इमेजिनरी, और नीचे वाले हिस्सों को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करें, तो हम यहाँ पे एक पार्ट को लेके डिस्कस करें। 2 1 2 3 जो फॉर्मूला है वो इसी एक पार्ट का है। तो मतलब एक हिस्सों में, चार हिस्सों में से एक हिस्सों में कितना दांत रह रहा है टोटल? 3 2 5 6 7 8, है ना। तो 8 को अगर हम ऐसे चार हिस्सों से मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए बोला जाता है कि एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होता है। ठीक है, और इन्फेंट का डेंटल फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? 2102। इसमें क्या रहेगा? प्रीमोलर तो नहीं रहेगा और मोलर एक कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद टूथ में हम लोगों ने क्या बोला था? ह्यूमन टूथ का डिफरेंट टाइप ऑफ द नेचर रहता है। एक तो थेकोडोन, क्योंकि गम के अंदर इम्प्लांटेड होता है। हेटेरोडोंट होता है, हेटेरोडोंट मतलब ये चार डिफरेंट टाइप का टीथ मिलता है। डायफिडोंट मतलब बच्चों के टाइम पे एक बच्चों में एक तरह का टीथ दिखता है, वो फिर एक सर्टेन एज अचीव करने के बाद वो टीथ क्या हो जाता है? वो टीथ गिर जाता है, फिर उस टीथ को रिप्लेस करता है दूसरा तरह का टीथ। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल में दो डिफरेंट तरह का टीथ आता है, इसलिए इसको डायफिडोंट बोला जाता है। देन अगला आता है बुनोडोंट। बुनोडोंट मतलब 3D स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो टीथ मोर और लेस राउंडेड शेप का होता है, इसलिए इसको बुनोडोंट बोला जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डेंटल फॉर्मूला, जो कि एडल्ट के लिए 2123 एंड इन्फेंट के लिए 2102। ह्यूमन टूथ आर मेड अप ऑफ एनामेल। एनामेल इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस में से एक है एनामेल। अब टीथ में जनरली हम लोग को तीन हिस्सा मिलता है। ऊपर गम के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्राउन, और जो मेनली एनामेल से बना होता है। फिर जो गम के अंदर रहता है उसे हम बोलते हैं रूट, जो कि इम्प्लांटेड रहता है। और इन दोनों के बीच वाला हिस्सा जहाँ पे गम अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं नेक। ओके, और ये एनामेल किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। टंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? वॉलेंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर। वॉलेंटरी मतलब जो कि हमारे कॉन्शियसनेस से जो मसल मूव करता है, मतलब जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन को डायरेक्ट करना पड़ता है कि अभी मूवमेंट चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी मसल। जैसे कि हार्ट मसल हो गया, ऑटोमेटिकली पंप करते हैं, इसलिए ये इनवॉलेंटरी हो गया, ठीक है ना। तो वॉलेंटरी मसल में क्या है? देखो, टंग कब मूव करेगा? या तो खाना खाने के टाइम पे या फिर बात करने के टाइम पे। जब कोई टंग का मूवमेंट तभी होता है, नॉर्मल स्टेट में टंग ऐसे मूव नहीं करता। तो मतलब ये वॉलेंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया ना। वॉलेंटरी मसल मतलब जब चाहिए होगा तभी ये मूवमेंट करेगा, वॉलेंटरी मूवमेंट करता है, ठीक है। टंग तो वॉलेंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय ए फोल्ड, और फोल्ड का नाम क्या है? लिंगुअल फ्रेन्यूलम। ओके, अब टंग हमने ऐसे देखा था कि टंग के ऊपर ऐसे डॉटेड लाल लाल सा ऐसे पिगमेंटेड डॉटेड पोर्शन रहता है, जिसको हम बोलते हैं पैपिले। और चार तरह का पैपिले जनरली देखा जाता है। एक सर्कमवेलेट हो गया, एक फिलिफॉर्म हो गया, एक फंजीफॉर्म हो गया, एक फोलिएट हो गया। अब ये फोलिएट पैपिले एब्सेंट इन मेन, ओके, ह्यूमन बींग में नहीं रहता। तो ह्यूमन बींग में जैसे नॉर्मली
पैपिले ये 4 तरह का दिखा जाता है, बट इसमें ह्यूमन बीइंग में ये नहीं दिखा जाता, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग में ये 3 तरह का पैपिले ही मिलता है, जिसमें सर्कम्बेलेट पैपिली जो है वो सबसे बड़ा साइज में है और इसमें टेस्ट बर्ड होता है। फिलिफॉर्म पैपिली में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता, फंजीफॉर्म इसमें भी टेस्ट बर्ड होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सर्कम्बेलेट हो गया, और सबसे छोटा कौन सा है, फिलिफॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब टंग में टेस्ट कैसा है, टेस्ट जो है टिप स्वीट, टिप एंड द साइड में सॉल्ट, साइड सावर एंड बेस बिटर, ये सब एनसीईआरटी का डाटा है। फिर अगला हम लोगों ने यहाँ से अगर माउथ से अगर फूड इंटेक कर रहा है तो फिर ये अगला कहाँ जाएगा, ये जाएगा ओसोफेगस में। ये जो पाइप जैसा एक जो सेटअप है इसको हम बोलते हैं ओसोफेगस, ठीक है। तो माउथ फूड इंटेक कराता है एंड हैव द टीथ एंड मस्कुलर टंग, और कौन सा मसल है, ये वॉलंटरी मसल है। ओसोफेगस फूड पासेस फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, मतलब माउथ और ये हो गया, यहाँ पे आ गया स्टोमक। ये तो स्टोमक के बीच में जो पाइप वाला हिस्सा कनेक्ट करते हैं हम उसे बोलते हैं ओसोफेगस, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने शायद लास्ट क्लास में नहीं बोला था, यहाँ पे एक हिस्सा रहता है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स का स्पेशलिटी क्या है, देखो माउथ से हम लोग खाना भी खा रहे हैं, माउथ से हम लोग सांस लेने के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो फेरिंग्स अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि ह्यूमन बीइंग का कौन सा वो हिस्सा है जिसमें से फूड और एयर दोनों एक साथ इकट्ठा पास ऑन होते हैं, जिसमें से पास होता है, तो उसका नाम है फेरिंग्स। इसके आगे जाके विंड पाइप जो ट्रकिया है वो अलग सेपरेट हो जाता है, जो कि लांग में एंटर कर जाता है, और दूसरा फूड जो है वो स्टोमक में एंटर कर जाता है। तो फिर फेरिंग्स ऐसा एक हिस्सा है जहां पे साइमल्टेनियसली फूड और एयर दोनों साथ ही में ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि एयर फूड बोथ पासेस, ये पॉइंट मैंने शायद लास्ट क्लास में नहीं बोला था। अगला जो आ जाता है वो है स्टोमक। स्टोमक कैसे दिखने में होता है, स्टोमक जे शेप का होता है एंड बैग लाइक ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो मतलब माउथ से फूड एंटर किया ह्यूमन बॉडी में, वो फेरिंग्स से ओसोफेगस होते हुए कहाँ पे आया, ये स्टोमक वाला हिस्सा आया, ठीक है ना। ये स्टोमक में है। स्टोमक कैसा दिखता है, स्टोमक जे शेप का, बैग लाइक ऑफ द स्ट्रक्चर है। स्टोमक में 4 हिस्सा रहता है। एक तो कार्डियक पार्ट, मतलब जिसमें ये अगर मैंने स्टोमक ड्रॉ कर दिया तो ये वाला हिस्सा जहाँ पे ओसोफेगस ओपन हो रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट, मतलब कार्डियक पार्ट में ओसोफेगस ओपन हो रहा है, ठीक है। ये ऊंचा वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं फंडस। बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं बॉडी, और निचला वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। ये क्या हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो रहा है। अब क्या होता है, ओसोफेगस से जब स्टोमक तक खाना ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पे खाना आने के बाद यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है जो कि डिटरमाइन करता है ओसोफेगस से जो खाना आया है स्टोमक में इंटर करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। सिमिलरली यह पाइलोरिक आखिरी वाला रीजन जो है पाइलोरिक पार्ट है, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ओपन हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब ओपन होगा यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर रहेगा जो कि ये डिसाइड करेगा कि ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए कि नहीं फ्रॉम स्टोमक, ओके। तो इसमें जो स्फिंक्टर रहता है उसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर अगला पार्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 हिस्सा रहता है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ओके। डिओडेनम कैसा होता है, सी और यू शेप रहता है। जेजुनम मिडिल एंड कॉइल्ड पार्ट होते हैं। इलियम हाईली कॉइल्ड एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट रहता है। तो फिर अगर इन डिटेल क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछे तो हाईली कॉइल्ड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट पूछेगा, जैसे कि इलियम हो गया, ठीक है। अब इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है जिसे हम क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन भी बोलते हैं, दूसरा नाम है ये कहाँ रहता है, म्यूकोसा लेयर, और इसमें क्या रहता है, विल्लाई रहता है। विल्लाई मतलब हम लोगों ने सेल चैप्टर में देखा था, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक ऑफ द प्रोजेक्शन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है उसे हम बोलते हैं विल्लाई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये म्यूकोसा लेयर में रहता है, ठीक है ना। तो म्यूकोसा लेयर में 3 तरह का यहाँ पे सेल भी रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन की। म्यूकोसा लेयर मतलब म्यूकोसा लेयर जनरल एक जनरल टर्म है, म्यूकोसा, सेरोसा मस्कुलरी, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन का लेयरिंग और द कवरिंग बनाता है, ये 4 लेयर मिलके, जिसमें इनरमोस्ट लेयर जो है वो म्यूकोसा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा लेयर जो है उसमें 3 तरह का सेल हम लोगों को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल जो क्या है म्यूकस सिक्रेट करता है, पानेस सेल जो कि एंजाइम सिक्रेट करता है, और आर्जेंटाफिन सेल जो कि हार्मोन सिक्रेट कराता है, ठीक है। डिओडेनल सबम्यूकोसा मतलब एकदम अंदर का लेयर हो गया म्यूकोसा, उससे बाहर का लेयर हो गया सब म्यूकोसा, ठीक है। उसमें क्या रहता है, ब्रूनोस्क्लेट, ये भी म्यूकस ही सिक्रेट कराता है। मतलब जो फूड हम लोगों ने माउथ से इनटेक किया था ओसोफेगस होते हुए स्टोमक में आया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पे गया, ठीक है।
अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट लेयर के थ्रू, मतलब डिओडेनम, जेजुनम, इलियम के थ्रू पास होते हुए ये कहाँ पे आता है, ये वाला हिस्सा जो है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाला हिस्सा रेक्टम। इसमें जो छेद रहता है उसे हम बोलते हैं एनस, और उसी से ही एक्सक्रीटा मतलब पॉटी जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पार्ट रहता है जनरल, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस का नाम शायद हम लोगों ने सुना होगा कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है जो काट के निकाल देता है। और अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट है ना जो बॉडी में ऐसा वैसा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है इसका, तो ये बॉडी में रह ना रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो सीकम जो है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सीकम में प्रेजेंट है। सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, और आखिरी पार्ट हो जाता है रेक्टम, और ओपन इनटू द रेक्टम जो है वो है एनस, और जिससे बाहर आ जाता है एक्सक्रीटम मटेरियल जो है। ठीक है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्लैंड रहता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड जो हो जाता है वो है लिवर। लिवर में जो है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये पॉइंट मैंने मार्क करा दिया था, इससे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द मैमेलियन लिवर जो है वो है हेपेटिक लोब्यूल। तो हेपेटिक लोब्यूल क्या है, मैमेलियन लिवर, मतलब ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ अ मैमल्स। ठीक है, मैमेलियन लिवर में हेपेटिक लोब्यूल जो पार्ट है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर है। ओके, लिवर में कौन सा सेल रहता है, हेपेटिक सेल रहता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी और लिवर में क्या रहता है, हेपेटिक सेल रहता है। अब बाइल जो टर्म है वो हम सभी को पता होगा कि बाइल गॉल ब्लैडर में रहता है। ठीक है, बट इसका जो फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, हेपेटिक सेल में। तो हेपेटिक सेल कहाँ का सेल है, हेपेटिक सेल लिवर का सेल है। तो मतलब फॉर्मेशन बाइल का कहाँ पे हो रहा है, लिवर के अंदर जो हेपेटिक सेल है वहां पे बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। बट फॉर्मेशन होने के बाद ये जो है गॉल ब्लैडर है उसमें ये इंटर कर जाता है और वहां पे जाकर स्टोर हो जाता है। अब बॉडी को जब बाइल का सिक्रेशन करना होगा तो कहाँ से करेगा, गॉल ब्लैडर में। तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज का ट्विस्ट आ सकता है, एक तो है बाइल का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बाइल का फॉर्मेशन मतलब कहाँ पे हो रहा है, लिवर में हो रहा है। लिवर में कौन सा सेल, हेपेटिक सेल। फिर वहां से ये पास ऑन होके कहाँ पे जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, जहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाता है, मतलब ये स्टोर हाउस हो गया। ठीक है, मेन फैक्ट्री नहीं है, स्टोर हाउस हो गया। अब स्टोर होने के बाद बॉडी को जब चाहिए होगा तब कहाँ से सीक्रेट होगा, ये गॉल ब्लैडर से। तो सिक्रेशन हो गया, फॉर्मेशन होगा, ये सब टर्म पे थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा हम लोग को ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है इस चीज पे। फंक्शन ऑफ द बाइल जो है वो इमस्कुलेशन ऑफ द फैट, मतलब फैट डाइजेशन में ये हेल्प करता है, फैट फैट को ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा पार्ट है, एक तो हो गया माउथ, देन दूसरा आ गया ओसोफेगस, उसके बाद आ गया स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम वाला जो हिस्सा है उसमें रहता है जो, उसमें जो ओपेनिंग रहता है उसे हम कहते हैं एनस, जिससे जिससे एक्सक्रीटम मटेरियल जो है आफ्टर द डाइजेशन वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखा था कि हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे, और इसको एलिमेंट्री कनाल भी बोला जाता है, गट भी बोला जाता है। ठीक है ना, जो डाइजेस्टिव पूरा सेटअप है उसे, तो वो जो उसका जो कवरिंग हो रहा है, मतलब कोई भी मान के चलो जैसे कि इंटेस्टाइन एक पाइप जैसे दिखते हैं तो इसमें तो कवरिंग होगा ना। तो कवरिंग जो है वो चार लेयर से बनता है। एकदम आउटर मोस्ट लेयर जो बाहर के साइड में है वो है सेरोसा, इसका ऑर्डर भी पूछ सकता है एग्जाम में, सेरोसा। देन उसका अगला जो लेयर है वो है मस्क्यूलरिस। अच्छा, यहाँ पे इनर और आउटर मस्क्यूलरिस दोनों दिखाया गया है। तो अगला लेयर जो है सेरोसा के बाद वो मस्क्यूलरिस है। फिर आता है सब म्यूकोसा एंड देन आता है म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा हो गया इनमोस्ट लेयर। और डाइजेस्टिव डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्लैंड्स जो है वो ना ये म्यूकोसा लेयर पे ही जनरली प्रेजेंट होता है। मैंने ये नहीं बोल रहा कि 100% ग्लैंड यहीं पे हो, जैसे कि हम लोग को थोड़ी देर पहले ही मिला यहाँ पे डिओडेनल सब म्यूकोसा लेयर पे ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये म्यूकोसा में नहीं है, सब म्यूकोसा मतलब लास्ट वाला म्यूकोसा है उसका अगला वाला है सब म्यूकोसा। तो हम लोग अगर देखें एकदम बाहर का हिस्सा जो हो गया वो है सेरोसा, देन हो गया मस्क्यूलरिस लेयर, आउटर टू इनर हम चल रहे हैं। ठीक है ना, देन हो गया सब म्यूकोसा एंड देन हो गया म्यूकोसा। तो मेजरली ग्लैंड वगैरह जो है वो म्यूकोसा लेयर पे ही प्रेजेंट है, म्यूकोसा एकदम इनमोस्ट लेयर है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग एक ग्लैंड देखे वो है लिवर। ओके, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, वो है लिवर। अगला जो है वो सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड तीन तरह का होता है, एक तो है पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी व सब मैंडिबुलर, और तीसरा है सब लिंगुअल। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर ही है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। यहाँ पे थोड़ा मैं लिख दूं अगर, लार्जेस्ट
सैलिवरी ग्लैंड कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। कहाँ पे रहता है? नियर चिक प्रेजेंट रहता है, गाल के पास। और इसमें जो डक्ट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्टेंशियस डक्ट। मम्प्स एक वायरल इन्फेक्शन है, शायद हम लोगों ने नाम सुना होगा कि ये चिक वाले जो हिस्सा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है इसका। तो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन से ही होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है पैरोटिड ग्लैंड में, जिसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये। दूसरा जो है हम लोगों का सैलिवरी ग्लैंड वो है सब मैक्सिलरी व सब मैंडिबुलर। ये कहाँ पे रहता है? लोअर जॉ में रहता है, ठीक है। प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सलाइवा। एंड डक्ट इसमें जो रहता है उसका नाम है वाटसन डक्ट। देन आता है सबलिंगुअल, ये कहाँ पे रहता है? बिलो द टंग, लोअर टंग में रहता है ये स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है और डक्ट इसमें जो है प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रिवीनस डक्ट, ओके। सलाइवा सिक्रेशन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व कंट्रोल। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें दो पार्ट ऐसा भी निकल के आता है कि एक सिंपैथेटिक हो गया, एक पैरासिम्पैथेटिक हो गया, ठीक है ना। तो सलाइवा सिक्रेशन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व कंट्रोल की वजह से कंट्रोल होता है, ओके। मतलब ये सब सलाइवा वगैरह जो है ना, ये सब ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन भर मुंह से सलाइवा निकल रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई खाना देखे या फिर कोई ऐसे खट्टा टेस्ट जैसे हम सोच रहे हैं तब जाके सलाइवा निकलता है ना, तो या फिर अच्छा खाना देख के सलाइवा निकलता है। तो मतलब ये क्या है? ये कॉन्शियस एफर्ट से निकल रहा है, हम लोग कुछ देख रहे हैं उसके हिसाब से ये ट्रिगर कर रहा है सलाइवा निकलना। तो फिर ये हो गया कि नार्व कंट्रोल हो गया है ना, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, कुछ चीज देख के ट्रिगर हो रहा है। तो ये कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक नार्व कंट्रोल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला एक ग्लैंड आता है जो कि है पैंक्रियस। पैंक्रियस एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जिसमें बहुत एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी ये शो करता है। अब ये एक्सोक्राइन के क्या हो गया? एक्सोक्राइन मतलब वो ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट है, मतलब ग्लैंड कुछ एक चीज फॉर्मेशन कर रहा है, उसको सीक्रेट कर रहा है, कहाँ से? उसमें जो नाली अटैच्ड है उसमें से। जैसे कि मैं मान के चलो ऐसा दो ग्लैंड ड्रॉ किया, इसमें नाली प्रेजेंट है, इसमें नाली प्रेजेंट नहीं है, ऐसा जनरल एक ओपनिंग है। तो ये हो जाएगा ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड और ये हो जाएगा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये नाली प्रेजेंट है, तो इसमें तो कोई लिक्विड का फॉर्मेशन किया तो ये नाली के थ्रू ही पास होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? यहाँ पे भी कुछ लिक्विड जैसा कुछ सीक्रेट होगा, बट ये इसमें नाली नहीं है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जनरली जो चीज सीक्रेट कराता है उसे हम बोलते हैं एंजाइम। वेरियस टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे हो गया, ये एक्सोक्राइन सिक्रेशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेट कराता है उसे हम बोलेंगे हार्मोन। हार्मोन का सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड के होता है, ग्लैंड के थ्रू होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब पैंक्रियास को क्यों हेटेरोक्राइन बोला जाता है? क्योंकि पैंक्रियास बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए पैंक्रियास को हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। जैसे कि इसमें से एक्सोक्राइन वाला हिस्सा जो है उसमें एंजाइम सीक्रेट कराएगा, एंडोक्राइन वाला हिस्सा हार्मोन सीक्रेट कराएगा। पैंक्रियास में एक पार्ट है जो कि हम ह्यूमन हार्मोन चैप्टर में देखेंगे, जिसे हम बोलते मतलब एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है पैंक्रियास में जिसे बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। उसी में से ये हार्मोन वाला हिस्सा सीक्रेट होता है, ठीक है, जो कि एंडोक्राइन एक्टिविटी शो करते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियास में वो एंजाइम सीक्रेट कराता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। एंडोक्राइन वाला पार्ट जो है वो हार्मोन सीक्रेट कराता है। हार्मोन मेजरली दो है, एक तो इंसुलिन है, दूसरा है ग्लूकागॉन। ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। मतलब जो होता है ना बहुत सारे लोगों में, हम लोगों ने ऐसा कॉमन टर्म है कि शुगर हो गया मतलब बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मतलब बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए होता है, ठीक है। तो पैंक्रियास क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मतलब बहुत एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक्टिविटी शो कराता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो एंजाइम सीक्रेट कराएगा, एंजाइम, और एंडोक्राइन जो पार्ट है वो हार्मोन सीक्रेट कराएगा। तो ये एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है जो कि दो तरह का एक्टिविटी ही शो करते हैं, ठीक है ना, इसलिए स्पेशल बन जाता है। तो अभी तक हमने जो देखा वो था डाइजेस्टिव पाथवे, मतलब डाइजेशन जो प्रोसेस है, हम लोग जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं और द गट बोल रहे हैं, डाइजेशन प्रोसीड्यूर में कौन सा ऑर्गेन इन्वॉल्व है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हर एक ऑर्गेन पे जब फूड पहुंच रहा है तब कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। अब डाइजेशन प्रोसेस इन डिटेल तो बहुत कुछ है, तो मैं समझा दूंगा आप लोगों को ढंग से। बट यहाँ पे जो नोट में मैंने जो लिखा है ना, तो क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो यही से होगा, ठीक है ना। आप लोग को इतना बस स्टोरी लाइन हिसाब से सुन लो आप लोग कैसा होता है। तो और थोड़ा रियल लाइफ में इसको ना रिलेट करने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग को जब याद करना है समझने के बाद, तो यहाँ पे नोट में जितना है उतना ही करना है। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं कि डाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो डाइजेशन प्रोसेस जो है
उसमें पहला जो लाइन लिखा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैंने डाइजेशन का पर्पस क्या बोला था कि हम लोग नॉर्मल स्टेट में कोई फूड जब बॉडी में इंटेक कर रहे हैं तो वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसको छोटे 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 मॉलिक्यूल में पहले तो ब्रेक डाउन करना होता है, फिर ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से वाइटल मिनरल न्यूट्रिएंट का एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब वो एक्सट्रैक्शन जब होता है तब एब्जॉर्बेबल जो फॉर्म बनता है उससे निकल के आता है, उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो डाइजेशन में पहले तो ये मान के चलो एक चावल का दाना है ये, जैसे कि हम लोग खाए इसको या फिर रोटी कुछ भी हो, तो उसको पहले हम लोग छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का जो प्रोसेस है वो है मैकेनिकल। और केमिकल क्या है, उसके ऊपर वेरियस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें से उसकी न्यूट्रिएंट बेनिफिट जो है, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, वो बाहर निकल आएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है, ऑकर इन द थ्री डिफरेंट रीजियन। एक तो माउथ में होता है, दूसरा स्टोमक में, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने लास्ट क्लास में एक टॉपिक बोला था, मतलब एक टर्म यूज़ किया था कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दो डिफरेंट टर्म होता है। डाइजेशन मतलब खाने को ब्रेक डाउन करना, और एब्जॉर्प्शन मतलब वही एब्जॉर्बेबल जो फॉर्म आ गया उसमें से ब्रेक डाउन होने के बाद उसको बॉडी एब्जॉर्ब जब करेगा तब उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन हिस्सा था। तीन हिस्से में क्या क्या था? डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डिओडेनम तक ही डाइजेशन होता है, ठीक है। जेजुनम और इलियम में जाके एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में एज सच डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते खाना ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है। आप एब्जॉर्प्शन हो सकता है बट डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन डोडेनम तक ही होता है, ठीक है, मतलब माउथ, देन स्टोमक, एंड देन इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का डोडेनम वाला हिस्सा, इसमें से ही ब्रेक डाउन वगैरह जो है, जो कि डाइजेशन हम लोग बोल रहे हैं, वो हो जाता है। बाकी उसके बाद शुरू होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब उसके लिए क्या बच रहा है, कौन सा पार्ट? एक तो है जेजुनम, देन इलियम एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद जो हिस्सा अनयूज्ड है, जो कि मतलब बॉडी में रखना एक्सक्रीटा हो गया मेनली, तो उसको हम एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑकर इन द थ्री डिफरेंट रीजियन, ओके। तो पहला आता है माउथ, दूसरा आता है स्टोमक और तीसरा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, टीथ जो है वो हम लोग खाना क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाते हैं मतलब कोई खाना, अगर कोई रोटी या फिर चावल हम लोग मुंह पे है या फिर मुंह के अंदर है, तो उसको हम चबाएंगे जब, तब वो छोटे छोटे हिस्से में पहले ही टूट जाएगा ना, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट जो है माउथ, उसमें से दांत से हम लोग उसको चबा के थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। अब वो प्रोसेस शुरू होता है, ये हो गया मैकेनिकल प्रोसेस। अब ये खाना जब ये तीन डिफरेंट रीजियन पे ट्रैवल करेगा, जैसे कि माउथ के अंदर, फिर स्टोमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तब जाके इसका एक्चुअल में डाइजेशन, मतलब केमिकल वाला जो हिस्सा है, केमिकल रिएक्शन वाला हिस्सा है खाने का, वो शुरू होगा। तो पहला शुरू होता है दांत की वजह से, जो मैकेनिकल मूवमेंट कराता है बॉडी खाने का मुंह के अंदर, ठीक है। अब आप लोगों को जो याद करना है वो है कौन से हिस्सा में कौन सा तरह का डाइजेशन होता है, ठीक है। माउथ में ओनली कार्बोहाइड्रेट, मतलब बहुत कम डाइजेशन वाला पार्ट जो है वो माउथ के अंदर होता है। माउथ में मैकेनिकल, वो मैकेनिकल वाला जो हिस्सा है, मतलब खाने को तोड़ देना दांत के, मतलब दांत की वजह से जो खाना टूट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, वो पार्ट ही माउथ के अंदर होता है। और इसमें ये तीन तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है। एक तो हो गया सैलिवरी एमाइलेज, देन लाइसोजाइम एंड देन आता है दूसरा माल्टेज, ठीक है। ये बस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ही करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा डाइजेशन होता नहीं है कुछ खास। उसके बाद ये खाना कहाँ आएगा, खाना माउथ से होते हुए ओसोफेगस होते हुए कहाँ पे पहुँचेगा, स्टोमक पे पहुँचेगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, उसका नाम है पेरिस्टाल्सिस। अब ये पेरिस्टाल्सिस क्या चीज़ है? पेरिस्टाल्सिस ये है, जैसे कि हम लोगों ने बोला था माउथ के बाद ये जो नाली टाइप का है, उसके बाद आता है ना ये स्टोमक, मान के चलते हैं स्टोमक, और ये वाला हिस्सा था माउथ। तो माउथ से स्टोमक तक खाना पहुंचेगा, ठीक है ना। अब ये पाइप वाले हिस्सों के अंदर से पहुंचेगा। अब पहुंचेगा कैसे? एक तो पाइप ऊपर से नीचे खाना पहुंच रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली ये ग्रेविटी की वजह से भी नीचे आएगा। और दूसरा क्या होता है, ये पाइप दोनों हिस्सों में ना ऐसे क्या होता है, स्क्वीज होता है या फिर रिलैक्सेशन, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब हिलता रहता है खाना जब ये पहुंचता है। तो ये जो मूवमेंट है इसका, मतलब एक बार पाइप जो है वो स्क्वीज कर रहा है, एक बार ढीला हो रहा है, मतलब लूजन अप हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, मैकेनिकल जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये खाने को माउथ से स्टोमक तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होता है, तो माउथ में, मतलब
जो खाना हम लोगों ने खाया उसका थोड़ा सा हिस्सा वहाँ पे मैकेनिकली और केमिकली डाइजेस्ट होना शुरू हुआ है। और कौन सा तरह का खाना? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसमें एंजाइम कौन सा रहता है? एमाइलेज, लाइसोजाइम एंड माल्टेज। ये एंजाइम वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से हिस्से में कौन सा एंजाइम इफेक्टिव है, ठीक है। तो एमाइलेज और माल्टेज ये दो तो, लाइसोजाइम तो रहता ही है, बट खाना पकाने में ये दो एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक तो है एमाइलेज, दूसरा है माल्टेज, ओके। और ये कौन सा तरह का खाना का डाइजेशन कराता है? बस कार्बोहाइड्रेट का, ओके। अब ये खाना जो हो गया, और ये क्या बना रहा है? बनाने में बोलस बन रहा है, इसमें से ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बोलस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, कोई खाना हम लोगों ने खाया मुंह के अंदर, अब उसका चार्निंग मूवमेंट हो रहा है मुंह के अंदर, हम उसको दांत की हेल्प से तोड़ रहे हैं खाने को। और उसमें कौन सा एंजाइम ऐड ऑन हो रहा है? एक तो एमाइलेज हो रहा है, लाइसोजाइम हो रहा है, और दूसरा माल्टेज हो रहा है। तो खाना थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा डाइजेशन यहाँ पे हुआ। होने के बाद एक जो डो टाइप का बना है, मतलब सेमी सॉलिड सेमी फ्लूइड टाइप का एक जो बना है, हम उसको क्या बोलते हैं? बोलस। अब ये बोलस आगे मूव करेगा, किसके थ्रू? ओसोफेगस के थ्रू। कौन सा मूवमेंट होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। कहाँ पहुंचेगा? स्टोमक पे पहुंचेगा। स्टोमक में कौन सा तरह का डाइजेशन होता है? यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। और स्टोमक में एक चीज़ याद रखना है, स्टोमक में हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जिसे हम HCl बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। उसका पीएच कितना है? 1.8 पीएच, मतलब बहुत ही तगड़ा एसिड है ये, ठीक है। ये स्टोमक में रहता है। स्टोमक में एंजाइम कौन सा रहता है? एक तो पेप्सिनोजेन जो कि एडल्ट में रहता है, रेनिन जो कि इन्फेंट में रहता है। अब दो डिफरेंट तरह का क्यों बोला यहाँ पे? एक तो देखो, एडल्ट में थोड़ा, इन्फेंट जो है एकदम बच्चा है, वो तो बस दूध ही, मतलब उसका बस ब्रेस्ट फीडिंग ही होता है, बस दूध ही पीता है ना, तो उसके लिए दूध से प्रोटीन निकालने के लिए कोई दूसरा एंजाइम होगा, जो कि है रेनिन। स्पेलिंग याद रखना है, RENIN। और एडल्ट में हम लोग तो मछली भी खा रहे हैं, हम लोग चिकन मटन सब डिफरेंट तरह का प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं ना, तो इसके लिए पेप्सिनोजन हो गया एडल्ट का। एडल्ट में जो प्रोटीन ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है वो पेप्सिनोजन है। इन्फेंट में जो है वो रेनिन है, ठीक है। तो स्टोमक में कौन सा डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन डाइजेशन। माउथ में कौन सा हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है। और स्टोमक में ये दो एंजाइम रहता है, और यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जिसका पीएच बहुत कम होता है, 1.8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे बोलस बना था, यहाँ पे जो बनेगा वो है काइम। शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं काइम, ओके। मतलब ये बोलस जो है, मतलब खाने को तोड़ेगा, उसमें ये सब एंजाइम ऐड ऑन होगा, एमाइलेज, लाइसोजाइम एंड माल्टेज। उसके बाद जो सेमी सॉलिड टाइप का जो एक मटेरियल बन के आएगा, जो ही जाएगा स्टोमक में, मतलब माउथ से स्टोमक में मूव करेगा, हम उसको बोलते हैं बोलस, ओके। और स्टोमक में वो खाना पहुंचने के बाद, जैसे भी पहुंचे, मतलब वो सेमी सॉलिड वाला फॉर्म जो कि बोलस है, ये पहुंचेगा स्टोमक में। अब उसमें प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम सीक्रेट होगा उसके अंदर, और साथ ही में HCl सीक्रेट होगा। तब इसमें से प्रोटीन वाला हिस्सा जो है उसका डाइजेशन होता रहेगा। तो ये डाइजेशन होने के बाद जो सेमी सॉलिड वाला हिस्सा बनेगा उसे हम बोलते हैं काइम। ये काइम अब कहाँ जाएगा? ये काइम जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे? डिओडेनम पे, ठीक है। अब यहाँ पे होता है मेजर खेल, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस तरह का एंजाइम का सिक्रेशन होता है। एक तो माउथ वाला एंजाइम ये साथ लेके आ रहा है, बोलस। स्टोमक वाला एंजाइम जो है वो काइम लेके आ रहा है। ये काइम कहाँ पहुंच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंच रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खुद से एंजाइम सिक्रेट करता है, पैंक्रियास जो है वो एंजाइम सिक्रेट करता है। तो सभी तरह का एंजाइम की वजह से ये डिओडेनम वाले हिस्सों में यहाँ पे मेजर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे मेजर डाइजेशन प्रोसेस जो है वो ऑकर करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा देखो, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में? डिओडेनम में मेजर हिस्सा डाइजेशन का हो रहा है। माउथ में तो बहुत कम हिस्सा हुआ था ना, बस थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का हो गया। स्टोमक में प्रोटीन का हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा यहाँ पे हुआ, स्टोमक पे तो नहीं हुआ, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी बचा है, थोड़ा सा प्रोटीन भी बचा होगा, फैट बचा होगा, न्यूक्लिक एसिड बचा होगा, मतलब बहुत तरह का, खाने में तो बहुत कुछ, बहुत मटेरियल रहता है ना। तो बाकी जो सब है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम के हिस्सों में जाके ये इसका डाइजेशन शुरू होता है। अब ये क्या क्या हो रहा है? डिओडिनम हिस्सों में जब पहुंच रहा है तब उसका नाम क्या है? जो खाने का जो हिस्सा डिओडिनम हिस्सों में जा रहा है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है डाइजेशन होने के लिए, उसे हम बोलते हैं काइम, ओके। काइम के अंदर क्या है? काइम के अंदर माउथ वाला जो एंजाइम है वो भी है, एमाइलेज, लाइसोजाइम, माल्टेज, ये भी है। स्टोमक वाला एंजाइम जो है वो भी है। इसके बाद क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन खुद से उसमें एंजाइम सीक्रेट कराता है, जैसे कि माल्टेज हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियोसाइडेज, एंटेरोकाइनेस, ये डिफरेंट तरह का एंजाइम उसमें फिर से सीक्रेट होता है। पैंक्रियस में कुछ एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है,
जहाँ पे ये खाना डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब ये सभी एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम हिस्से में पहुंच जाता है, जहाँ भी यहाँ पे काइम पहुंचता है। पहुंचने के बाद ये अल्टीमेट डाइजेशन कराता है, मतलब इसके बाद डाइजेशन में और कुछ बचता नहीं है। अब जो बनेगा एब्सॉर्बेबल फॉर्म बनेगा जब बॉडी में एब्सॉर्ब होगा, जेजुनम, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन वाले हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन है, माउथ में क्या डाइजेशन हो रहा है और उसमें से क्या बन के आ रहा है, स्टोमक में क्या डाइजेशन हो रहा है, किसकी प्रेजेंट में हो रहा है, क्या बन के आ रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके साथ साथ ये एंजाइम जो है यही याद करना है डाइजेशन में, ठीक है, प्रोसेस में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देख लेते हैं कौन सा एंजाइम है। माल्टेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है, एंटेरोकाइनेज है, ओके। पैंक्रियास में क्या है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये सब डिफरेंट तरह का एंजाइम है। ये सभी मिलके ये काइम जो है इसको इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा, ऐसे एब्सॉर्बेबल फॉर्म बना देगा, जिसके बाद और डाइजेशन में उस खाने में कुछ बचेगा ही नहीं। बस उसके बाद जो होगा उसमें से न्यूट्रिएंट निकल के बाहर आएगा जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। और एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, जेजुनम, इलियम, ये दो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है, डिओडेनम पे होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जेजुनम और इलियम रीजन पे। काइलोमाइक्रन क्या है, प्रोटीन कोटेड ग्लोबुल मॉलिक्यूल। अच्छा, ये काइलोमाइक्रन मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका म्यूकोसा लेयर पे ऐसा फिंगर लाइक ऑफ द प्रोजेक्शन है जिसे हम बोलते हैं विल्लाई, है ना। अब विल्लाई में लिम्फॉइड टिश्यू रहता है, लिम्फॉइड वेसल रहता है, जिस पार्ट का नाम है, मतलब एक लिम्फेटिक सिस्टम रहता है विल्लाई के अंदर, जिसे हम बोलते हैं लैक्टियल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान के चलो फैट जो है वो डाइजेशन के बाद फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, लिपिड मतलब फैटी एसिड बनाएगा। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम लोगों ने देखा था ये फैटी एसिड जो है वाटर इंसॉल्युबल है। तो मतलब इसका एब्सॉर्प्शन में जो है वो वाटर की वजह से, वाटर से इसका एब्सॉर्प्शन तो हो नहीं सकता, और मेन मेन एब्सॉर्प्शन वाटर की वजह से ही होता है। तो फैटी एसिड को ऐसा कुछ बनाना है जाके बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाए, क्योंकि बॉडी में तो फैट भी ज़रूरी है ना। तो क्या होता है, मान के चलो एक बड़ा सा, मैं यहाँ पे राफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल था जो कि डिओडेनम तक डाइजेशन होने के बाद ऐसे छोटे 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 बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल में स्प्लिट कर गया, डिवाइड कर गया, इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वाटर बेस पे हो रहा है, मतलब वाटर वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। बट फैट तो वाटर इंसॉल्युबल है, फैट को तो एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर से काम बनेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसके बाहर, ये फैट मॉलिक्यूल के बाहर जो है, ये ऐसा ऐसा प्रोटीन का कोटिंग बन जाता है, ठीक है ना, जैसे बाहर एक प्रोटीन का लेयर बन जाता है ऐसे। ये जो प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल जो बना है इसे हम बोलते हैं काइलोमाइक्रिन। अब जब वाटर बेस आएगा तब ये बाहर का प्रोटीन ही देखेगा, अंदर का फैट कौन देख रहा है, बाहर प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन तो पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इसलिए काइलोमाइक्रिन बन जाता है, ठीक है। तो काइलोमाइक्रिन क्या है, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल है, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल है ये, जिसे हम बोलते हैं काइलोमाइक्रिन, क्योंकि फैट जो है, फैट मॉलिक्यूल आफ्टर ब्रेक डाउन भी ये बॉडी में डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। इसको काइलोमाइक्रिन बनाने के बाद ही बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। किसके थ्रू एब्सॉर्ब होता है, ये लैक्टियल्स के थ्रू। लैक्टियल्स कहाँ पे रहता है, विल्लाई जो है इंटेस्टिनल पार्ट उसके अंदर रहता है लैक्टियल्स, ओके। अब आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन। हार्मोन तो काफ़ी सारा है, मैंने सबको इंक्लूड नहीं किया, बस कौन सा हार्मोन है, कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि गैस्ट्रिन, कि ये सब ना आप लोगों को एग्जाम पेपर में दिखेगा ये सब हार्मोन, तो मैंने नाम वो कुछ सिलेक्टेडली पिक किया है। गैस्ट्रिन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ये स्टोमक से सीक्रेट हो रहा है। एंटेरोकाइनेस कहाँ से, डोडेनम से सीक्रेट हो रहा है। सिक्रेटिन कहाँ से, ये भी डोडेनम से सीक्रेट हो रहा है। और कॉलीसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन, सी के पीजेट, इसका फुल फॉर्म ये है। सीसी के पीजे, तो कॉलीसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन जो है वो एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है ना, ये हार्मोन, और कहाँ से सीक्रेट हो रहा है बस इतना याद करना है। अगला टॉपिक जो है वो हम लोगों का क्या है, विटामिन है। विटामिन दो तरह का होता है, एक तो वाटर सोल्यूबल,
मतलब जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, और दूसरा है फैट सॉल्युबल, जो कि फैट में होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो पानी के अंदर ही सॉल्युबल होगा, ठीक है। और फैट सॉल्युबल जो है वो फैट के अंदर ही सॉल्युबल होगा। और ये सॉल्युबिलिटी मैंने बता देता हूँ थोड़ा सा। सॉल्युबिलिटी क्या है, मान के चलो कोई खाना हम लोग बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो बॉडी एब्जॉर्ब करने से पहले छोटा छोटा ब्रेक मॉलिक्यूल में जब ब्रेक डाउन होगा, तब ब्रेक डाउन होने के बाद भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। कैसे होता है, मान के चलो एक ग्लास के अंदर चीनी मिलाने से जो पूरा घुल जाता है ना, तो ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सॉल्युबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा वाटर में सॉल्युबल हो रहा है, कौन सा फैट में सॉल्युबल हो रहा है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल कौन सा है, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। बी में काफ़ी सारा विटामिन है, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये जो है एंजाइम्स, सॉरी, होम विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल ए, डी, ई और के, और फैट सोल्यूबल है सी और बी, बी का कॉम्प्लेक्स जो है उसमें, ठीक है। अब बी में काफ़ी सारा हो जाता है, B1 to B10 B12 यहाँ तक चलता है। तो विटामिन ए जो है इसमें पढ़ना क्या है मैं वो बता देता हूँ। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा कि इसका डेफिशिएंसी से कौन सा सिम्टम हो सकता है, ये सब है। तो विटामिन ए जिसे हम बोलते हैं क्या, रेटिनॉल, उसके अगर डेफिशिएंसी हो गया तो क्या क्या रोग हो सकता है उससे। नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया, ठीक है। विटामिन डी जो है उसका साइंटिफिक नेम या फिर कॉमन नेम क्या है, उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसमें क्या होगा, रिकेट इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट, ये दो तरह का रोग होता है, जिसमें रिकेट चिल्ड्रेन में होता है एंड ऑस्टियोमेलेशिया जो है वो एडल्ट में होता है। विटामिन ई जिसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, उसको फर्टिलिटी विटामिन भी बोला जाता है, मतलब ये फर्टिलिटी में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी कॉजेस एनीमिया इन इन्फेंट, ओके। ये वाला एग्जाम पे आ चुका है पॉइंट। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है जो कि इन्फेंट में ऑब्जर्व किया जाता है। विटामिन के जो है, के में तीन तरह का सब कैटेगरी होता है। K1 जिसे हम बोलते हैं फाइलोक्विनिन, K2 को बोलते हैं मेनाक्विनिन, K3 को बोलते हैं मेनाइडियोन। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब आता है फैट सोल्युबल विटामिन में। विटामिन सी जो है उसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। ये किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये आरबीसी प्रोडक्शन करते हैं। आरबीसी प्रोडक्शन का जो साइंटिफिक टर्म है उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस, ओके। आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर और इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। और डेफिशिएंसी कॉज जो डिजीज है उसे हम बोलते हैं स्कारवी डिजीज, ओके। अब आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, बी में बहुत सारा का विटामिन होता है, जैसे कि विटामिन B1 जिसका कॉमन नेम है थियामिन, ओके। डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी डिजीज, वार्निक सिंड्रोम, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है। विटामिन B2 जिसे हम बोलते हैं, कॉमन नेम थियामिन है इसका, डेफिशिएंसी कॉजेज सिलोसिस। विटामिन B3 जिसका नाम है निकोटिनिक एसिड और नियासिन, इसमें क्या होगा, D3 होगा, ठीक है। D3 मतलब डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और पेलेग्रा रोग होता है इससे, डेफिशिएंसी से, ओके। अब आता है विटामिन B6। B6 का कॉमन नेम क्या है, पायरिडोक्सिन है, हेल्प इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देन आता है क्या, विटामिन B7, इसका कॉमन नेम क्या है, बायोटीन है, हेल्प इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये सब मेटाबॉलिज्म मतलब पचाने में हेल्प करता है। विटामिन B12 जिसका नाम है फोलिक एसिड, ओके। इसमें इसकी डेफिशिएंसी से होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 जिसको बोला जाता है साइनोकोबैलामिन, कोबैलामिन और कैल्शियम एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ओके। इसकी डेफिशिएंसी से होता है पार्निशियस एनीमिया। मतलब यहाँ पे एनीमिया दो तरह का मिला हम लोगों को, एक तो होता है पार्निशियस एनीमिया, दूसरा होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अच्छा, ये पार्निशियस एनीमिया अगर स्टोमक में हम लोग जैसे मिला था HCl, तो लेस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक, इसकी वजह से भी होगा, ठीक है। तो पार्निशियस एनीमिया ये होता है। तो यहाँ पे याद जो करना है कि विटामिन कौन सा है, कॉमन नेम क्या है, और उसकी हिसाब से जो इंपॉर्टेंट नोट डाउन लिखा हुआ है ये कॉलम में, या तो मतलब को डेफिशिएंसी सिंड्रोम मेनली जनरली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो सब याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बस ये सब ना उतना समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें, रट्टा मारने वाला ये जहाँ पे समझाना है वो आप तो मैं समझा दूंगा। अब आता है एक टर्म की प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं पिम। पिम क्या है, डायटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। अच्छा, इसको हम ना थोड़ा ऐसे लिखते हैं, और
कार्बोहाइड्रेट और बोथ, या तो डाइट में प्रोटीन की कमी होगा या तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होगा, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की साथ कमी होगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पेम। पेम मतलब प्रोटीन एनर्जी मेल्यूट्रिशन। ओके, प्रोटीन एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और मेल्यूट्रिशन। तो क्या क्या हो सकता है, या तो प्रोटीन की कमी हो सकता है, या तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकता है, या फिर दोनों का ही कमी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो जो सिम्टम आएगा उसको हम बोलेंगे पिम, प्रोटीन एनर्जी मेल्यूट्रिशन। ओके, कॉमन कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। मतलब जो सब गरीब देश है जहाँ पे डाइटरी प्लान उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या फिर इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, जहाँ पे डाइटरी प्लान लोग उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते, वहाँ पे जाके ये प्रोटीन एनर्जी मेल्न्यूट्रिशन वाला सिम्टम जनरली बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, इसके वजह से दो तरह का डिसऑर्डर या फिर डिजीज हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो है मैरास्मस, दूसरा है क्वोशियोरकर। ओके, मैरास्मस में क्या होगा, मैरास्मस और क्वोशियोरकर कौन सी कैटेगरी के सिम्टम है, ये पेम का है। मतलब पेम होने की वजह से ये दो तरह का सिम्टम देखने को मिलता है, तो कैटेगरी वाइज दोनों को डिवाइड किया गया है, एक तो मैरास्मस में, दूसरा कोशियोरकोर में। तो पहला आता है मेरास्मस। मेरास्मस में क्या होगा, मेरास्मस में होगा प्रोटीन कैलोरी दोनों का ही डेफिशिएंसी होगा। मैंने यहाँ पे जैसे बोला था कि या तो प्रोटीन का डेफिशिएंसी या कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी, या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों का डेफिशिएंसी। तो मेरास्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों का ही डेफिशिएंसी होगा। ठीक है, इन्फेंट लेस देन 1 ईयर एज, 1 ईयर एज की इन्फेंट में, मतलब पैदा होने के जस्ट 1 साल भी नहीं हुआ है ऐसे बच्चों में इसके सिम्टम देखा जाता है। अर्ली रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क विद द लो प्रोटीन एंड कैलोरी डाइट। ठीक है, मतलब मदर्स मिल्क को रिप्लेस किया गया है, या तो जैसे कि मतलब कमर्शियल जो दूध मिलता है बाद मार्केट में, वैसे दूध की वजह दूध से रिप्लेस किया गया है मदर्स मिल्क। या फिर ऐसे वुमेन्स में प्रेगनेंसी के बाद कुछ कुछ वुमेन्स में ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है कि मदर्स में प्रॉब्लम आ जाता है कि जिनका मिल्क प्रोडक्शन उतना ढंग से नहीं हो पाता, तो मजबूरन बाहर से दूध खरीद के बच्चों को पिलाना पड़ता है ना। तो फिर वो दूध में अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होगा, जैसे कि लो प्रोटीन एंड लो कैलोरी होगा, तो ये मैरास्मस हो सकता है। किस एज ग्रुप के बच्चे में होगा, लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप के बच्चों में। कौन सा डेफिशिएंसी होगा, प्रोटीन और कैलोरी दोनों का ही डेफिशिएंसी होगा। देन आता है क्वोशियोरकर, इसमें बस प्रोटीन का डेफिशिएंसी होगा, मतलब बच्चों में कैलोरी तो मिल जा रहा है, बस प्रोटीन की कमी है इन पे। चाइल्ड मोर देन 1 ईयर एज ग्रुप, मतलब 1 साल से ज़्यादा वाले बच्चों में ये दिक्कत देखा जाएगा। अर्ली रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क विद द लो प्रोटीन डाइट। ठीक है, मतलब कैलोरी तो मिल जा रहा है, बट प्रोटीन उतना ढंग से नहीं मिल पा रहा, इसमें बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रहा है। अब कॉमन प्रॉब्लम इन पेम, पेम में कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या होगा, एक तो स्टंटेड ग्रोथ, मतलब बॉडी ग्रोथ जो करना है वो बंद कर देगा, मतलब हाइट वाइट उतना ज़्यादा होगा नहीं। इमेशिएटेड बॉडी, मतलब बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी स्वेलिंग हो सकता है काफ़ी जगह पे। थिनिंग लिप, मतलब हाथ पैर पतला हो जाएगा। एबनॉर्मल स्किन, स्किन बहुत ज़्यादा मतलब रफ टाइप का हो जाएगा स्किन। रिड्यूस बॉडी वेट। ओके, बॉडी वेट रिड्यूस कर जाएगा, मतलब जो बच्चे मतलब कुछ कुछ सोमालिया वगैरह में हम लोग अगर फोटो देखें ना बच्चों में, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतला है, पेट जैसे फुला हुआ है, एकदम स्किन खराब है, कैसे सूखा सूखा सा, तो उस तरह का सिम्टम जो है वो उस पेन में दिख जाता है हम लोगों को। तो डाइजेशन में ऐसा खास खास और कुछ है नहीं, इतना इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। बाकी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। मैंने ये टॉपिक शायद शॉर्ट्स वीडियो में कराया था, और उसमें क्वेश्चन भी मैंने शायद कुछ किया था। हम करेंगे आगे भी क्वेश्चन, इस पे हर एक टॉपिक पे ही क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग बस नोट में, मैंने यहाँ पे नोट में जो लिखा है आप लोग को याद बस वही करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट आता है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में। तो आप लोग को थोड़ा सीरियसली ये टॉपिक, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, पैंट फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, और फिर आगे जो आएगा इसमें क्लासिफिकेशन वाला हिस्सा, बायोलॉजी में ये सब हिस्से से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि साइंस में ना बायोलॉजी वाले हिस्से से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ओके, तो बायोलॉजी में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ढंग से कंप्लीट कर लेंगे, और लाइव सेशन में हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग बस अपना तैयारी ध्यान से करते रहो, और रेगुलर क्लास का जो है वो अटेंड करके टॉपिक अपना रेडी कर लो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम गैप देंगे, मैं पहले ही बता दूंगा, फिर उस पर करेंगे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस इस पे लाइव सेशन पे, ठीक है। और जो डाउट्स है वो सब कर लेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म होता है, तो आज का क्लास भी हम लोग यहीं तक ही रख रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहो घर पे।